वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ मी हामिद खान एंड यूर वॉचिंग माई चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड तमाम डिसऑर्डर को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ये यूनिट हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग यूनिट 4 का पार्ट 3 है और इसके बाद ये यूनिट इख्तिताम पजीर होगा। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि एनाटमी और फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और इसके अलावा जो मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट है मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डायग्नोस्टिक मेथड है और इसके साथ साथ हम नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेलुएशन और इसके अलावा टीचिंग प्लान, क्लाइंट को जो टीचिंग प्लान होता है। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसमें टॉपिक्स है। सबसे पहले टॉपिक का नाम है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, सेकंड पे एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, थर्ड पे प्रोस्टेट एंड टेस्टिकुलर कैंसर है और फोर्थ पे जो लास्ट वन है वो इनफर्टिलिटी है। तो सबसे पहले हम एनाटमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो स्क्रूटम होता है और स्क्रूटम जो है 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं। हर एक स्क्रूटम बेसिकली एक पाउच होता है, एक तेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस के ऊपर एक कप शेप होता है जिसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं। टेस्टिस के अंदर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और वो स्पर्म जहाँ फॉर्मेशन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ एक कोड कनेक्ट होता है जिसे हम स्पर्मेटिक कोड कहते हैं और इसे हम वॉस डिफरेंस भी कहते हैं। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये अहम ग्लैंड है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं और इसके बाद पेनिस आता है। तो ये इसकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें ABCD यहाँ पे इसे हम लेबलिंग करेंगे। ए की बात करें तो ए यहाँ पर हेड ऑफ एपिडिडाइमस है जो टेस्टिस के साथ अटैच है। बी की बात करें तो बी को हम बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस कहते हैं। सी की बात करें तो सी को हम टेल ऑफ एपिडिडाइमस कहते हैं और इसके अलावा जो एपिडिडाइमस के साथ कनेक्टेड है जो डक्ट है जहाँ पर स्पर्म जाता है, जिसके ज़रिए स्पर्म जाता है यूरिथ्रा की तरफ, उसे हम वॉस डिफरेंस कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी की बात करें तो एक्सेसरी ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं और एक्सेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है MCQs के हवाले से कि एक्सेसरी ग्लैंड मेल के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल है, सेकेंड पे प्रोस्टेट है और थर्ड पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। एक्सेसरी ग्लैंड की बात करें तो सीक्रेट करता है सेमिनल फ्लूइड, जो एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं उससे सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट होता है जो कि 90% ऑफ सेमिन वॉल्यूम का हिस्सा होता है। जो सेमन वॉल्यूम होता है उसमें 90% सेमिनल फ्लूइड शामिल होते हैं और उसके कंपोनेंट्स की बात करें सेमिनल फ्लूइड की तो इसमें म्यूकस होता है, वाटर, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, बफर, एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन और जिंक, ये तमाम इसके कंपोनेंट हैं सेमिनल फ्लूइड की। तो यहाँ पे MCQs है कि एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, ए में सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, बी में टेस्टिस, वॉस डिफरेंस, कॉपर ग्लैंड्स, सी में टेस्टिस, एपिडिडाइमस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वॉस डिफरेंस। डी की बात करें तो डी में सेमिनल वेसिकल है, कॉपर ग्लैंड्स एंड टेस्टिस और ई की बात करें टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड यानी कि ए इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट इस किस्म के MCQs आते हैं मोस्टली इस टॉपिक से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फंक्शन में यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो फंक्शन है उस फंक्शन की बात करें तो ये स्पर्म को डिलीवर करता है वेजाइना के अंदर। तो इसके नतीजे में न्यूरल रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं और न्यूरल रिफ्लेक्सेस जो है एरेक्शन रिफ्लेक्स होता है। सबसे पहले एरेक्शन रिफ्लेक्स होता है जो कि जो वास्कुलरिटी होती है पेनिस की, उस वास्कुलरिटी को यानी कि उसकी वास्कुलरिटीज़ में चेंजेस लाते हैं। जो पीनियल आर्टरियोल्स होता है जो पेनिस के साथ कनेक्टेड होता है, जो ओपनिंग होती है आर्टरीज़ की उसे पीनियल आर्टरियोल्स कहते हैं, उसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है और ये इनिशिएट होता है एरेक्टर स्टिमुलाई
जिससे इरेक्टर स्टिमुलाई वो स्टिमुलाई होते हैं जो विजुअल स्टिमुलाई भी होते हैं, ऑडिटरी के तौर पे भी काम करते हैं। इसके अलावा टेक्टाइल और सेरिब्रल स्टिमुलाई। तो इरेक्टर स्टिमुलाई के ज़रिए जो आर्टरियोल होता है, पीनियल आर्टरियोल होता है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है। सेकंड पे पैरासिम्पथेटिक डिवीजन आता है ऑफ एएनएस। पैरासिम्पथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस की वजह से वाजो डायलेशन होती है पीनियल आर्टरियोल की तरफ। पीनियल आर्टरियोल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो एरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं पेनिस के, उसके अंदर ब्लड का फ्लो जो है तेज़ हो जाता है और इसके नतीजे में पेनिस के अंदर एरेक्शन आ जाती है। एमिशन और एजेकुलेशन ड्यूरिंग क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स के दौरान यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एमिशन और एजेकुलेशन को डिस्कस करेंगे। एमिशन मूवमेंट ऑफ स्पर्म को कहते हैं, जो कि वासर डिफरेंस से आते हैं और यूरिथ्रा के साथ मिलके एडिशनल फ्लूइड उसके साथ मिलता है, यानी कि सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड हो गया, और उसके नतीजे में ये यानी कि ऊपर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ। इसे हम एमिशन कहते हैं। और एमिशन जो है ये कंट्रोल में होता है सिंपथेटिक कंट्रोल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सिंपथेटिक कंट्रोल, एमिशन किस में कंट्रोल होता है, तो एमिशन को हमारे सिंपथेटिक कंट्रोल ने कंट्रोल किया होता है। एजेकुलेशन की बात करें तो एजेकुलेशन को एक्सपल्शन कहते हैं, यानी कि सेमन का विजाइना की तरफ प्रोपल कर जाना। ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से होता है और स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंडक्शन जो स्पाइनल रिफ्लेक्स की वजह से होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे ब्रेन ने हमारे पेनिस को यानी कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के ज़रिए और इसके अलावा इरेक्शन रिफ्लेक्स के ज़रिए पेनिस के अंदर इरेक्शन आती है। और एमिशन की बात करें तो एमिशन को सिंपथेटिक कंट्रोल यानी कि सिंपथेटिक कंट्रोल के ज़रिए एमिशन होता है और इसके अलावा एजेकुलेशन स्पाइनल रिफ्लेक्स के ज़रिए होता है। ये अहम बातें हैं। मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले आते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेकंड में प्रीमेच्योर एजेकुलेशन और थर्ड में प्रोलॉन्ग एजेकुलेशन या एनोर्जेस्मिक किस्म कहते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की बात करें, इसमें कुछ अदर डिसऑर्डर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, सेकंड को हम प्रोस्टेट और टेस्टिकुलर कैंसर कहते हैं और लास्ट पर इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी को डिस्कस करेंगे। बिनाइन एक किस्म का ट्यूमर होता है जो कि कंट्रोल ट्यूमर होता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ये ट्यूमर नोड्यूल्स की शक्ल में डेवलप होता है और ये ख़तरनाक ट्यूमर नहीं होता। तो प्रोस्टेट के ऊपर, प्रोस्टेट के सेल के अंदर जब सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, सेल फूल जाते हैं, तो उसके नतीजे में बिनाइन कंडीशन पैदा होता है और इसे हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कहते हैं, BPH। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एक प्रोग्रेसिव एडिनोमास इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड दैट अकर्स विद एजिंग, यानी कि वक्त के साथ साथ जो कि एडिनोमा सेल होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के, उसके अंदर इनलार्जमेंट आती है और इसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कहते हैं। 50% ऑफ मैन ओवर द एज ऑफ 50 एंड 57% ऑफ मैन ओवर द एज ऑफ 70 डिमॉन्स्ट्रेट सम इंक्रीज इन द साइज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। 50% के जो मैन होते हैं 50 साल की उम्र में और 75% के जो मेल होते हैं 70 साल की उम्र में, उनके अंदर ये देखने को मिलता है कि उनके यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट का साइज़ इनलार्ज हो जाता है। ये डिसऑर्डर हार्मफुल नहीं है, लेकिन यूरिनरी आउटपुट हो गया और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, पेशाब का रुक रुक के आता है और इसके अलावा पेनफुल, यानी कि जो यूरिन पास करते वक्त पेनफुल कंडीशन होता है, यानी कि तमाम यूरिनरी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होते हैं। जो इसके अर्ली सिम्टम है उसमें हेस्टिनेकी है, डिक्रीज फोर्स ऑफ स्ट्रीम है, इसके अलावा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और नोक्टोयूरिया, ये इसके अहम सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी की डायग्नोसिस की बात करें तो इंक्रीज PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लेवल अगर इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी मौजूद है। रेक्टल एग्जामिनेशन में मोस्ट लेबल रेक्टल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, सिस्टोस्कोपी किए जाते हैं, जिसे विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लैडर कहते हैं, IVP इंट्रावेनस पैलोग्राफी, और जगह एक इसमें इंजेक्ट किया जाता है एक मेटालिक रोड को, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसे हम विजुअलाइज ब्लैडर और यूरिटर किडनी भी कहते हैं। इसके ज़रिए ब्लैडर, यूरिटर और किडनी को विजुअलाइज किया जाता है। इसके बाद बर्न यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन
जब सीरम के अंदर और इसके अलावा क्रिएटिनिन ब्लड सीरम के अंदर इसकी अमाउंट बढ़ जाती है तो ये भी इंडिकेट करता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी को। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की बात करें तो मैनेजमेंट में स्टेंट आता है। स्टेंट इसकी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके अलावा बेलून है, बेलून भी देते हैं, स्टेंट भी देते हैं। सर्जिकल में ट्रप आता है और इसके अलावा ट्यूलिप आता है। ट्रांस यूरिथ्रल अल्ट्रासाउंड गाइडेड लेज़र इंड्यूस प्रोस्टेक्टोमी ये किस्म का सर्जिकल प्रोसीजर है और ये लीज इन्वेसिव है। प्रोस्टेक्टोमी की बात करें तो प्रोस्टेटिक्टोमी का मतलब रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसके अलावा प्रीनियल प्रोस्टेक्टोमी की बात करें तो इंसिजल थ्रो प्रीनियम के ज़रिए इंसिजन करना, उसको काटना। इसके अलावा सुप्रा प्यूबिक रिसेक्शन की बात करें तो लोअर एब्डोमेन इंसिजन के ज़रिए या ब्लेडर के ज़रिए या यूरोटोमी के ज़रिए, यानी कि लोअर एब्डोमेन जो लोअर पेल्विक पोर्शन है यूरिथ्रा और इसके अलावा ब्लेडर, वहाँ के करीब सर्जिकल प्रोसीजर को हम सुप्राफ्यूबिक रिसेक्शन कहते हैं। उसको रिमूव किया जाता है, मोस्टली रिसेक्शन कहते हैं रिमूवल को। इसके अलावा रीट्रोफोबिक की बात करें तो रीट्रोफ्यूबिक में लोअर एब्डोमेन आ गया और जो कि ब्लेडर जो है उसमें ब्लेडर इन्वॉल्व नहीं होता, डज नॉट गो थ्रू द ब्लेडर के ज़रिए गो नहीं होता। ट्रप की बात करें ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट तो 3 वे फोलिक कैथेटर लगाया जाता है जिसकी वजह से एरिगेशन कंटिन्यू हो जाता है। और एरिगेशन जब कंटिन्यू हो जाता है तो उसके नतीजे में जो यानी कि रिड्यूस कर देते हैं या प्रिवेंट कर देते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को। और जब क्लॉट फॉर्मेशन प्रिवेंट हो गया तो इसके नतीजे में यूरिनरी रिटेंशन आ गया। यूरिनरी रिटेंशन की वजह से किडनी डैमेज हो सकता है। तो इसमें जो ब्लेडर है, ब्लेडर डिस्टेंशन है, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रप की बात करें ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड को रिसेक्ट किया जाता है, बाहर किया जाता है या रिमूव किया जाता है या उससे रिलेटेड जो यूरिथ्रा है उसको रिमूव किया जाता है या उसके सराउंडिंग टिश्यू को रिमूव किया जाता है। क्योंकि जो 3 वे मोस्टली जो पेशेंट होते हैं प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में तो उनको 3 वे फोलिक कैथेटर लगाया जाता है। उसके नतीजे में एरिगेशन कंटिन्यू होता है जाती है और उसके नतीजे में क्लॉट वगैरह की फॉर्मेशन होती है या बंद हो जाती है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं बनता और उसके नतीजे में यूरिथ्रा जो है वो क्लॉग हो जाता है और उसके नतीजे में यूरिनरी रिटेंशन आता है जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती हैं। तो उसको यानी कि इस कंडीशन से बचने के लिए ट्यूरिप एक किस्म के सर्जिकल प्रोसीजर है जिसे हम ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट कहते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो क्या मेडिसिन देने, तो अल्फा ब्लॉकर देने हैं, हाइड्रीन, इसके अलावा कैरोडूरा हो गया। इसके नतीजे में ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक में भी रिलीफ देगा। इसके अलावा प्रोस्कार आ गया। प्रोस्कार जो है प्रोस्टेट या अरेस्ट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को श्रिंक करेगा। इसके बाद नारकोटिक एनाल्जेसिक जो हैं वो पेन को रिलीव करने वाले मेडिसिन है जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडीन वगैरह हो गया। प्रोस्टेट कैंसर हमारा अगला टॉपिक है। प्रोस्टेट कैंसर में हम डिस्कस करेंगे मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म को, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर ये एक ख़तरनाक कैंसर है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होता है और वो तेज़ी के साथ फैलता है। ये सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन मैन में, यानी कि मर्दों के अंदर जो मरने का सेकेंड कॉज है वो प्रोस्टेट कैंसर है। रिस्क फैक्टर में एडवांस एज 55 साल से एबोव उम्र रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर हो गया अफ्रीकन या अमेरिकन हेरिटेज, हाई लेवल ऑफ सीरम टेस्टोस्टेरोन, अफ्रीकन और अमेरिकन हेरिटेज ये भी इसके हाई रिस्क पर है। हाई सीरम लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन ये भी यानी कि हाई रिस्क पर है। और इसके जो सर्वाइवल रेट है 89% जो सर्वाइवल रेट है वो 5 ईयर है, यानी कि 5 ईयर तक सर्वाइव कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की साइन और सिम्टम की बात करें तो अर्ली ट्यूमर होता है तो उसके नतीजे में कोई साइन और सिम्टम नहीं आता। सब्जेक्टिव डेटा की बात करें तो बैक पेन हो गया। इसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पर भी आते हैं। इसके अलावा डिक्रीज प्रेशर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, डिसयूरिया हो गया, यानी कि पेशाब की कमी हो जाना, ये पेशाब का पेनफुल आना, यूरिनरी रिटेंशन हो गया। ऑब्जेक्टिव में सिम्टम्स आते हैं मेटास्टेसिस की वजह से, लम्स बन जाता है इंजॉइनल, इसके अलावा लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, यूरिथ्रा ब्लॉक हो जाता है और रेक्टल डिस्फंक्शन पैदा हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोस्टिक टेस्ट में रेक्टल एग्जामिनेशन है,
PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये लेवल जो है एलिवेटेड होगा, ये लेवल इंक्रीज़ होगा। प्रोस्टेटिक स्मेयर आता है, एबनॉर्मल सेल या डिस्प्लेजिया जिसके अंदर हो जाते हैं, उसको रिमूव किए जाते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिकल लैब में ऑब्जर्व करते हैं। एसिड फॉस्फेट, इसके लेवल जो है वो 100 यानी कि 100 पावर इंक्रीज़ हो जाता है और जो इंडिकेट करता है प्रोस्टेट कैंसर को। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एंजाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है अगर जो कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर है वो बोन के अंदर मेटास्टेसाइज हो गया। इसके अलावा बोन स्कैन है, मेटास्टेसिस के लिए MRI है, CT स्कैन है, ये सारे इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, सर्जिकल रिमूवल है और इसके अलावा प्रोस्टेक्टोमी है। प्रोस्टेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके सराउंडिंग टिश्यू, लिम्फ नोड, इंजॉइनल एरिया और इसके अलावा जो यूरिथ्रा है उसको एनास्टोमोसिस किया जाता है ब्लेडर के साथ डायरेक्ट, जिससे हम यूरोस्टोमी कहते हैं। एनास्टोमोसिस कहते हैं जोड़ देना। बायलेटरल ओरेक्टोमी की बात करें तो रिमूवल ऑफ टेस्टिस को बायलेटरल ओरेक्टोमी कहते हैं। ट्रब की बात करें ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेक्टोमी। इसके अलावा एस्ट्रोजन थेरेपी, एस्ट्रोजन यानी कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो थेरेपी स्टार्ट करते हैं ताकि टेस्टोस्टेरोन लेवल इनहिबिट हो जाए। इसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर ट्रॉफी की जो इंटरवेंशन है वो देने हैं। इसके अलावा सपोर्ट देना है पेशेंट को, फिमोलाइजेशन और इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट देना है, पेशेंट को एजुकेट करना है। गायनिकोमेस्टीशिया इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट को कहते हैं। इसके अलावा जो पेन किलर हो, पेन यानी कि पेन किलर मेडिसिन है वो देने हैं। फॉर टर्मिनली इल रिफ़र टू हॉस्पिटल केयर और इसके अलावा पेलिएटिव केयर। पेन को कंट्रोल करना है चाहे वो हॉस्पिटल केयर में हो या पेलिएटिव केयर में हो। पेलिएटिव केयर तब देते हैं जब कैंसर एडवांस स्टेज में होता है यानी कि लास्ट स्टेज में होता है। इसके बाद टेस्टिकुलर कैंसर की बात करेंगे। टेस्टिकुलर कैंसर जो ये भी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है और इसमें यानी कि ये 1% ऑफ ऑल कैंसर इन मैन, यानी कि ये 1% होता है तमाम कैंसर में से मर्दों के अंदर। और ये जो है ये मोस्ट कॉमन कैंसर है यंग एज के अंदर, यानी कि यंग एज में यानी कि 15 से 35 साल के अंदर ये कैंसर डेवलप हो सकता है। एसेंशियल क्लाइंट जो है उनको टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करना चाहिए, जिसे हम टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ये एसेंशियल होते हैं क्लाइंट्स के लिए। अर्ली डिटेक्शन यानी कि बर वक्त इसको पकड़ सकते हैं, यानी कि इस इलाज को कैंसर को पकड़ सकते हैं अगर पेशेंट खुद ही सेल्फ एग्जामिनेशन करे, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। इसके अलावा 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, 95% जो है इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। मैनेजमेंट जो है वो प्रोस्टेट कैंसर की तरह ही है। असेसमेंट की बात करें तो सब्जेक्टिव डेटा में हेवनीस इन स्क्रूटम, स्क्रूटम का भारी होना, वेट लॉस, स्क्रूटल पेन, इमोशनल और एजुकेशनल लीड की ज़रूरत होती है, एंजाइटी और डिप्रेशन। ऑब्जेक्टिव डेटा की बात करें तो पल्पेशन ऑफ स्क्रूटम, स्क्रूटम के अंदर पल्पेशन होती है। इसके अलावा इनलार्जमेंट होती है, गायनेकोमस्टीशिया, ब्रेस्ट जो है वो भी इनलार्ज हो जाते हैं और इसके अलावा टेस्टिस के अंदर मांस पैदा हो जाते हैं। इसके बाद हम इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी जो है यानी कि इनफर्टिलिटी को कंडीशन होता है जिसके अंदर यानी कि मेल और फीमेल दोनों कंसीव नहीं कर सकते, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। मेल के अंदर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी वेरिकोसिल की वजह से होता है और इसके अलावा क्रिप्टोर्किडिज्म से होता है। क्रिप्टोर्किडिज्म जो है, क्रिप्टोर्किडिज्म एक कंडीशन होता है जिसमें टेस्टिस ऊपर जाते हैं, यानी कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, टेस्टिस नीचे नहीं आते, एक टेस्टिस ऊपर होता है या एक टेस्टिस नीचे होता है, जिसे हम इम्पेयर टेस्टिस भी कहते हैं। इसके नतीजे में इम्पेयर स्पर्म आता है या इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्म हो गया या हार्मोनल इम्बैलेंस, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। टाइट फिटिंग अंडरवेयर हो गया, इसके अलावा हॉट टब्स और सुनेस वगैरह और टाइट पेंट पहनना, ये स्पर्म काउंट को डिक्रीज़ करते हैं। ट्रीटमेंट में काउंसलिंग है, इसके अलावा मेडिकेशन है, सर्कुलेटरी एड्स है और सर्जरी इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है। वेरिकोसिल की बात करें तो वेरिकोसिल टेस्टिस के ऊपर वेन होता है और वो वेन डायलेट हो जाता है और इस कंडीशन को हम वेरिकोसिल कहते हैं और उस वेन को हम वेरिकोज वेन कहते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपके लिए इस लेक्चर को इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा।